हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मीनूस कॉमर्स IQ। और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की हमारी थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में आज कवर करेंगे हम करंट परचेजिंग पावर मेथड ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम CPP भी कहेंगे प्यार से। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। लास्ट दो वीडियोज़ में हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो इस मेथड को समझने के लिए आपको पिछली जो दो वीडियोज़ हैं, दो पार्ट हैं, वो ज़रूर देख लें। अगर आपके रजिस्टर और पेन तैयार हों तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में पहला हम पढ़ चुके हैं क्या, पार्शियल रिवैल्यूएशन। अब आती है बात कंप्लीट रिवैल्यूएशन की। कंप्लीट रिवैल्यूएशन में हमारे पास 5 मेथड्स हैं: करंट परचेजिंग पावर मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट वैल्यू अकाउंटिंग, कांस्टेंट रुपी एंड करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो हाईलाइट हुए हैं ब्लू से, CPP एंड CCA, CPP एंड CCA, ये दो इम्पोर्टेंट मेथड हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल बेस भी हमारा इन्हीं दो मेथड्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, चलते हैं। करंट परचेजिंग पावर मेथड और द CPP मेथड। देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज जर्नल प्राइस लेवल मेथड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो हम इंडेक्स यूज करते हैं, वो इंडेक्स कौन सा यूज करते हैं हम? दिस इज होलसेल प्राइस इंडेक्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय द RBI। RBI ने जो प्रिपेयर किया होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसी के बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं करंट परचेजिंग पावर पर। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज जर्नल प्राइस लेवल अकाउंटिंग। दूसरी बात, इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर ही प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करने के लिए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट बनाते हैं, और उन सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बनाए हुए स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही रीस्टेट करते हैं करंट परचेजिंग पावर पर ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस। क्लियर? अब ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू बी रीस्टेटेड। पार्शियल में क्या था? सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट थे? डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स एंड स्टॉक। उन तीनों को हमें ज़्यादा ध्यान देना था क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आइटम वही थे, तो उन तीनों को कन्वर्ट करना था। बट बिकॉज एज द नेम सजेस्ट कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, यहाँ हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे जितने भी आइटम्स हैं सबको हमें जर्नल प्राइस लेवल से चेंज करना है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ है हमें समझने के लिए, दैट इज़ मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। इस मेथड में हमने अपने जो कुछ आइटम्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। कॉन्सेप्ट वही है, कौन से आइटम ज़्यादा अफेक्टेड हैं हमारे प्राइस लेवल चेंजेस से, कौन से आइटम्स हमारे अफेक्टेड नहीं है प्राइस लेवल चेंजेस से। ठीक है, तो मॉनेटरी आइटम कौन से आइटम्स हुए? दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज अमाउंट ऑफ विच इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ रुपी रिगार्डलेस ऑफ जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल कुछ भी हो, लेकिन हमें पेमेंट करनी है या रिसीव करना है इनका वही अमाउंट जो कि हमने फिक्स किया है। ठीक है, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए या हमारे डेटर्स हो गए। आज मैंने अगर कोई सामान कोई प्रोडक्ट सेल किया है और मेरे डेटर को मुझे 10,000 रुपीज़ देने हैं आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर, तो वो मुझे 10,000 रुपीज़ ही देगा क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। वो एक मार्केट प्राइस पे ही है, करंट प्राइजेस पे ही हैं। हम उससे ये नहीं कहेंगे कि अगर उसकी वैल्यू 10,000 की वैल्यू 12,000 हो गई तो वो 12,000 पे करेगा बिकॉज ऑफ द प्राइस लेवल चेंजेस। नो, that's why these are called the monetary items and they are not affected by the general price level changes. Now there ये हम कह चुके हैं अमाउंट पेबल और रिसीवेबल इफेक्ट नहीं होता है हमारा प्राइस लेवल से, एंड बिकॉज दीज आइटम्स आर रिजल्ट ऑफ करंट ईयर ट्रांजेक्शन। जो करंट ईयर में ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं उन्हीं से वही आइटम्स हमारे होते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल अगर हम लें तो ऑल द करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को तो हटा ही देंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत इफेक्ट होता है। कैश बैलेंसेस, डेटर, BR, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये कौन से हैं सारे आइटम्स हमारे जो करंट वैल्यूज पे हैं, हमें पे करने हैं, एज इट इज अमाउंट पे करना है या रिसीव करना है। एंड ऑल द करंट लायबिलिटीज, लोन कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंशियर्स, ऑल दीज आइटम्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑन देयर करंट वैल्यू, सो इनमें भी एडजस्टमेंट की रिक्वायर नहीं है। जैसे हमारा बैंक लोन है, अगर हमने 1 जनवरी को
10 को बैंक लोन लिया है 50,000 का और इसको हमें पे करना है 31 दिसंबर 2010 को। तो हम कितना अमाउंट पे करेंगे, कितना पे करेंगे, 50,000 पे करेंगे ना। या हम कहेंगे कि इंडेक्स चेंज हो गया है, जब यहाँ था तो ये 100 था और अब ईयर एंड में ये 110 हो गया है, तो हमारा कितना हो गया है, ये अमाउंट बढ़ के 55,000 हो गया। तो बैंक कहेगा क्या 55,000 पे करो आप प्रिंसिपल अमाउंट, नहीं, बैंक को कितना है पेमेंट करना है, हमें 50,000 ही पेमेंट करना है। तो दैट्स वाई ऑल करंट लायबिलिटीज, लोन कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये सारे आइटम हमें उसी रेट पे पे करने जो भी हमारा बैलेंस शीट में है, और बैलेंस शीट में कौन सा होगा, दैट इज करंट अमाउंट। क्लियर हुआ ये हमारे मॉनेटरी आइटम्स। अब आते हैं बात नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे। नॉन मॉनेटरी आइटम्स एसेट्स एंड लायबिलिटी हुज वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो जैसे ही हमारे जैसे फिक्स असेट्स हुए तो फिक्स असेट्स हमारे क्या हो गए हैं, प्राइस लेवल के हिसाब से उनकी वैल्यू चेंज हो गई। अगर आज हम सेल करते हैं तो कितना मिलेगा उसको, हमें प्राइस लेवल के हिसाब से जो वैल्यू है, अगर हमारा 50,000 का सेट है और प्राइस लेवल से उसकी वैल्यू 70,000 हो गई है और आज हम उसको सेल ऑफ करते हैं तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा, 70,000 मिलेगा सिंपली। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो होल्डर होता है इन एसेट्स को होल्ड करने का, इन लायबिलिटीज़ को जो होल्डर होता है उसको कोई मॉनेटरी गेन या लॉस नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आइटम्स इंक्लूड फिक्स एसेट्स, स्टॉक एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर हुए। एंड दीज आइटम्स आर शोन इन द सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एट द रीस्टेटेड वैल्यू। और जो हमारा मॉनेटरी आइटम है, यहाँ से एक और चीज़ हमारी निकल के आती है, कैलकुलेशन ऑफ नेट मॉनेटरी गेन या लॉस। देखो हमने बताया कि मॉनेटरी आइटम्स इफेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, हमारे जनरली उसी वैल्यू पे होते हैं। देखो जैसे हमने बैंक का बताया आपको, बैंक क्या है, हमारी एक लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। यहाँ 50,000 हमें पे करना था, जब हमने एक्वायर किया था तो इंडेक्स था 100, जब हम क्लोजिंग गए तो इंडेक्स हो गया हमारा 110। तो इसकी अब परचेजिंग पावर जो है 50,000 की वो कितनी हो गई, 55,000 हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब, लेकिन हम बैंक को कितना वापस कर रहे हैं, 50,000, है ना, बैंक को तो 50,000 ही वापस कर रहे हैं हम, और जबकि इसकी परचेजिंग पावर कितनी है, 55,000। तो हम ये सोच के खुश होते हैं ना कि चलो वैल्यू इसकी 55,000 है लेकिन पे हम बैंक को कितना कर रहे हैं, 50,000। दैट मीन्स हम सोचते हैं कि हमें 5,000 रुपये का क्या हो गया, एक तरह से मॉनेटरी गेन हो गया है ना। देखो लाइबिलिटीज पे क्या हो सकते नहीं, लाइबिलिटीज पे क्या होते हैं, मॉनेटरी गेन होते हैं। अगर हम लाइबिलिटीज को होल्ड करते हैं तो मॉनेटरी गेन होते हैं, अगर हम एसेट्स को होल्ड करते हैं तो मॉनेटरी लॉस होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक मॉनेटरी गेन है, एक मॉनेटरी लॉस है, तो हम निकाल लेंगे नेट मॉनेटरी गेन या नेट मॉनेटरी लॉस। तो मॉनेटरी गेन में से मॉनेटरी लॉस को माइनस करेंगे। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, सिर्फ इंडेक्स यूज करना है, ओपनिंग का, क्लोजिंग का। अगर हमें पूरे साल की भी गिवन है, जैसे परचेज हुई, सेल्स हुई या और एक्सपेंसेस हुई जो पूरे थ्रू आउट द ईयर होती रहती है, तो उनको किससे करेंगे, एवरेज से कर लेंगे कन्वर्ट। ये तो बात हुई हमें मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी लॉस निकालने की। अब बात आती है, अभी हमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, फिर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो एक स्टेप वाइज हम ले लेते हैं। पहला स्टेप होता है फिक्स एसेट्स एंड शेयर कैपिटल आर टू बी शोन एट करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगी, वही हमने इंडेक्स लगा देना है इसमें। ओरिजिनल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर इंडेक्स से और डिवाइड कर देंगे ईयर ऑफ परचेज से, जब हमने उसको परचेज किया है। या तो बेस ईयर का है या परचेज ईयर इंडेक्स का है, बात हमारी सेम ही है, ठीक है। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द रीस्टेटेड करंट कॉस्ट। अब जो हमारी रीस्टेटेड करंट कॉस्ट आई है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे नई कॉस्ट पे। अगर हमें खाली परसेंटेज गिवन है डेप्रिसिएशन की तो इस कॉस्ट पे करेंगे, और अगर हमें डेप्रिसिएशन ही गिवन है कि हमने सपोज करो 1,000 चार्ज किया, तो इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, इंडेक्स के बेसिस पे चेंज कर लेंगे। 1,000 बेस ईयर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और करंट ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर इंडेक्स से। तो ये डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, हमारा करंट वैल्यूज पे आ जाएगा। थर्ड स्टेप है नेट मॉनेटरी गेन या लॉस निकालना। हमने बता चुके हैं कि नेट मॉनेटरी गेन या नेट मॉनेटरी लॉस हम कैसे निकालेंगे, अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। और इसको हमें कहाँ शो करना है, सप्लीमेंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। जो भी हमारी सिचुएशन होगी, मॉनेटरी गेन होगा या लॉस होगा। स्टेप 4, जो भी आइटम्स हमारे थ्रू आउट द ईयर
ट्रांजैक्शन होती हैं लाइक सेल्स की, परचेज की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, ये सारे क्या हैं, दे आर ब्रॉट एट देयर करंट वैल्यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकी आइटम्स की सेल्स हैं तो सेल्स की हिस्टोरिकल कॉस्ट इनटू बेस और द करंट ईयर इंडेक्स, जो करंट ईयर इंडेक्स है हमारा उससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एवरेज इंडेक्स ऑफ द ईयर, पूरे साल का, ठीक है, बेस नहीं होगा, दिस इज करंट ईयर, करंट ईयर इंडेक्स, ठीक है। नाउ एवरेज इंडेक्स ऑफ द ईयर, पूरे साल का। अगर हमें देखो ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है, और जनरली क्वेश्चन में हमें एवरेज भी दिया हुआ, अगर एवरेज नहीं दिया हुआ है तो सेल्स के लिए, परचेज या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कौन सा एवरेज यूज़ करेंगे हम, ओपनिंग क्लोजिंग को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज। तो यहाँ हमें क्या यूज़ करना है, एवरेज यूज़ करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे करंट ईयर से और डिवाइड कर रहे थे बेस ईयर से, बस एक ये ही हमें पॉइंट ज़्यादा से ध्यान में रखना है। स्टेप फिफ्थ है हमारी, वाइल असरटेनिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को असरटेन करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमने मेथड्स कौन सा यूज़ करा है, लीफो मेथड यूज़ करा है कि फीफो मेथड यूज़ करा है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, पहले जो परचेजेस हुई हैं उनको पहले हमें यूज़ करना है, और लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें हमारा हो सकता है कि कुछ हमारी परचेजेस का अमाउंट है, कुछ हमारे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है, तो दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, हमारे प्रॉब्लम में क्या डेटा गिवन है उसके बेसिस पर इसको निकाल लेंगे हम। अब करंट परचेजिंग पावर मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। नई चीज़ें कब आती हैं, जब हमारी कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीज़ों में कमी होती है, तो वही चीज़ है। सबसे पहले इट टेक्स इनटू अकाउंट जर्नल प्राइस इंडेक्स को ये अकाउंट में लेता है। इट इग्नोर द इंडिविजुअल एसेट्स। अब हमने जर्नल ले लिया, लेकिन क्या ज़रूरी है वो जर्नल प्राइस इंडेक्स हमारे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे भी सही बैठेगा, उसको भी सही तरह से रिप्लेसमेंट या करंट कॉस्ट निकाल लेगा, ये ज़रूरी नहीं है। नाउ सीपी इंडेसिस पे बेस्ड है, इंडेसिस मतलब इंडेक्स पे बेस्ड है, और ये सारे क्या होते हैं, स्टैटिकल एवरेज होते हैं, और स्टैटिकल एवरेज की अपनी ही लिमिटेशंस होती हैं, तो वो लिमिटेशन ऑलरेडी यहाँ आ जाती हैं। तो हम इनको ज़रूरी नहीं है कि प्रिसाइजली किसी भी इंडिविजुअल फर्म को भी पे अच्छे से यूज़ कर सकें। नाउ द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इंडेक्स इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। कौन सा इंडेक्स यूज़ करना है हमें, क्योंकि हर तरह के डिफरेंट प्राइस सिचुएशन में डिफरेंट इंडेक्स बना दिए जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमने सही इंडेक्स नहीं यूज़ करा है तो डेटा हमारा गलत हो जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन दिस मेथड इंक्लूड मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉस। अब ये मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉस किस बेसिस पे हमें शो करें इनकम स्टेटमेंट में, प्राइस लेवल चेंजेस के बेसिस पे तो शो हुए हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी से आए हैं, नहीं ना। तो इट कांट मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द अंडरटेकिंग, ये तो प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से हमारे इनकम मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी लॉस हो रहे हैं। ये हमने कोई अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई है, हमने कोई कॉस्ट कट नहीं किया है, हमारा मैनेजमेंट कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो गया है कि इस वजह से हुआ है ये, तो ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो ये हुई हमारे कुछ परचेजिंग पावर मेथड्स की डिमेरिट्स। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंप्यूट द नेट मॉनेटरी रिजल्ट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31/12/2006, द रिलेवेंट डेटा इज गिवन बिलो। आइटम हमें गिवन है, ये ओपनिंग गिवन है जनवरी के, ये दिसंबर के गिवन है, कैश, बुक डेब्ट्स, क्रेडिटर, लोन, लायबिलिटी गिवन है और एसेट गिवन है। हमें प्राइस इंडेक्स भी गिवन है, ओपनिंग का जनवरी 2000 का 200 है, दिसंबर का 300 है, और पूरे साल में जो एवरेज है वो हमारा 240 है। तो इसके बेसिस पे हमें क्या निकालना है, नेट मॉनेटरी गेन निकालना है। तो नेट मॉनेटरी गेन और लॉस कुछ भी हो सकता है, वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। चलिए देखो, क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, 15,000 के क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स, और हमारा क्या है 300, और ये है हमारा 200। ओपनिंग क्या है हमारा 200, तो बेस हो गया 200, डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके करंट ईयर से, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक से, क्लोजिंग इंडेक्स से। तो ये हमारा हमने मल्टीप्लाई किया, यह है हमारा 22,500। अब आते हैं लोन पे, लोन कितना है हमारा 20,000 का लोन है, 20,000 को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 300 से डिवाइड किया, सॉरी 200 से डिवाइड किया, 300 से मल्टीप्लाई करा, यह है हमारा 30,000। इंक्रीज इन द क्रेडिटर्स, अब देखो क्रेडिटर में कितना है, लोन में इंक्रीज नहीं हुआ है, तो क्रेडिटर में पूरे साल में 5,000 के क्रेडिटर बढ़े हैं हमारे, तो ये इंक्रीज हुई 5,000 की। अब देखो जो जो चीज़ें पूरे साल होती हैं उनको कौन से एवरेज से यूज़ करते हैं,
एवरेज यूज़ करते हैं ना उस पर, तो क्लोजिंग है 300 और एवरेज कितना है हमारा 240, तो इसको 240 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये पूरे साल में इंक्रीज़ हुई हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीज़ नहीं हुए हमारे क्रेडिटर्स। तो दिस इज़, ये हमें करेंगे तो ये आएगा हमारा 6250, ये टोटल हुआ हमारा। ये हुआ हमारा 58750। अब एंडिंग बैलेंस कितना है हमारा मॉनेटरी लायबिलिटीज़ का, कितनी है मॉनेटरी लायबिलिटीज़ हमारी क्रेडिटर, और ये कितना हो गया 40,000। हमें कितनी पे करनी है 40,000 पे करनी है ना, 20,000 की क्रेडिटर पे करनी है और लोन पे करना है 20,000 का, तो हमें पे करना है 40,000। 40,000 माइनस करा तो कितना आया हमारा 18750। मीन्स परचेजिंग पावर कितनी है 58750 और पेमेंट कितनी करनी है लायबिलिटीज़ की 40,000। दैट मीन्स इन लायबिलिटीज़ को होल्ड करने में हमें गेन हुआ है कितना 18,750। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं हम एसेट्स पे। एसेट्स में कैश कितना है हमारे पास, ओपनिंग 5,000 को कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग इंडेक्स अपॉन बेस ओपनिंग इंडेक्स, ये आया हमारा 7,500। उसके बाद हमारे डेट्स कितने हैं, डेट्स हैं हमारे 20,000, ओपनिंग 20,000, इनको क्लोजिंग बैलेंस पे ले आएंगे 200 से, ये आ गए हमारे 30,000। टोटल हुआ हमारा। अच्छा, अब इंक्रीज इन द मॉनेटरी एसेट्स, कैश में कितना इंक्रीज हुआ है हमारा, कैश में इंक्रीज हुआ है हमारा 5,000, कितना था 5 से 10 हो गया ना, तो 5,000 का हमारा कैश में इंक्रीज हुआ है, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 5,300 अपॉन, अब इंक्रीज हुआ है ना तो पूरे साल में इंक्रीज हुआ है तो एवरेज लेंगे यहाँ 240 से, यह आया हमारा 6250। अब बात करते हैं हम बुक डेब्ट्स की। बुक डेब्ट्स कितने हैं हमारे 20 से 25 हो गए, तो 5,000 बुक डेब्ट्स हमारे इंक्रीज हुए हैं। क्लोजिंग कितना है हमारा इंडेक्स 300 और एवरेज कितना है क्योंकि पूरे साल इंक्रीज हुए थ्रू आउट ईयर 24, तो ये भी आ गया 6250। क्लियर। अब इनको टोटल करेंगे तो ये सारा आ जाएगा हमारा 50,000। अब 50,000 में से हमारे पास कितने हैं, क्लोजिंग बैलेंस कितना है एसेट्स का हमारा 25 और 10,000 दैट इज 35,000, तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर देंगे। मीन्स हमें रिसीव कितना होगा 10,000, 25,000 कैश इतना है और बुक डेब्ट इतनी, तो हमारे पास इतना ही तो हुआ। और लेकिन इसकी परचेजिंग पावर कितनी है 50,000, तो ये आया हमारा 15,000 हमारा क्या हो गया लॉस ऑन द होल्डिंग ऑफ मॉनेटरी एसेट्स। समझ में आ रहा है। लायबिलिटीज परचेज वैल्यू या करंट वैल्यू ज़्यादा है, पेमेंट कम कर रहे हैं, तो हमें होल्ड करने पे क्या हुआ गेन हुआ। यहाँ परचेजिंग पावर ज़्यादा है 50,000 लेकिन मिल हमें 35,000 रहा है, तो यहाँ क्या हुआ हमें लॉस ऑन होल्डिंग मॉनेटरी एसेट्स। तो अब नेट मॉनेटरी गेन या लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, ए दिस इज ए एंड दिस इज बी, माइनस कर देंगे 18,750 माइनस 15,000 दैट इज 3,750। दिस इज आवर नेट मॉनेटरी गेन और लॉस। क्लियर। अभी इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप पूरा देख रहे हैं ना इसको शुरुआत से तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गिनी चुनी चीज़ें हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना है और कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं बता ही रही हूँ। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। बैलेंस शीट गिवन है हमें, दिस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, मॉर्गेज पेबल, कैश, लैंड, बिल्डिंग और ये डेप्रिसिएशन डिडक्शंस हैं, ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है यहाँ से। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास सेल्स गिवन है, सारी की सारी कैश में सेल्स हैं। एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन गिवन है, ऑल अदर एक्सपेंसेस हैं, ये भी हमारे कैश में हैं। जनरल प्राइस इंडेक्सेस गिवन है 96, 98, 99, 5 और 6। देखो यहाँ कंपनी ऑर्गेनाइज हुई थी, लैंड परचेज करी यहाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी यहाँ, और लास्ट ईयर का था 140 और करंट ईयर का है 147। तो प्राइस लेवल चेंजेस को बनाते हुए एडजस्ट करते हुए हमें क्या करना है, सीपीपी मेथड से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। चलिए देखते हैं। सेल्स कितनी थी हमारी अभी हमने देखी, पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सेल्स थी हमारी 40,000, डेप्रिसिएशन कितना था हमारा 3600। अब डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे ना,
डेप्रिसिएशन कितना है 3600। अब देखो डेप्रिसिएशन कब लगा होगा, बिल्डिंग पे लगा होगा ना, कब एक्वायर करिए बिल्डिंग 120, तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 120 और करंट का कितना है 147, तो इंटू 147। क्लियर, तो ये हो गया हमारा 36 इंटू 147 डिवाइडेड बाय 120, तो ये लेस कर देंगे हम, ये 40,000 यहाँ लिख देते हैं, 40,000 माइनस दिस इज 4410। अदर एक्सपेंसेस कितनी है हमारी 34,000, वो क्या है सारी कैश हैं तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो यह है हमारा 38,810 और माइनस करेंगे तो यह आएगा 1190, और कोई हमें आइटम गिवन ही नहीं है, तो नेट इनकम कितनी होगी हमारी 1190। अब आते हैं हम अपनी बैलेंस शीट पे, देखो शेयर कैपिटल, ये है हमारा कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर लिख लेंगे, कन्वर्जन फैक्टर क्या है शेयर कैपिटल का। अब करंट का क्या होगा, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 147 से, और ये हमने हमारी एस्टेब्लिश कब हुई है कंपनी 100 में, तो शेयर कैपिटल कब हुई है हमारी, बेस क्या हुआ शेयर कैपिटल का 100 ही हुआ ना, तो 100 से डिवाइड करेंगे 147 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 36750। फिर मॉर्गेज है, देखो मॉर्गेज है लोन है, तो लोन क्या है करंट प्राइजेस पे रहेगा, तो 147 डिवाइडेड बाय 147, तो लोन हमारा कितना रहा 8000 ही रहेगा। फिर आती है हमारी रिटेन अर्निंग्स, ये हमारी बैलेंसिंग होंगी, गिवन है रिटेन अर्निंग कितनी है हमारी, रिटेन अर्निंग 9000, तो रिटेन अर्निंग हमारी इसमें निकल के आएंगी, अभी इसकी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। नाउ कैश, कैश कितना है हमारा 147 पे ही रखेंगे क्योंकि कन्वर्ट नहीं करना 9400। फिर आते हैं हम लैंड पे, लैंड कन्वर्ट करनी है, और कब एक्वायर करी थी लैंड हमने 110, इसका इंडेक्स है, ये आ जाएगी 14700। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग कब हमने एक्वायर करी थी 147 से 120 था हमारे बिल्डिंग का, और ये आया 44100। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 147 से, और कौन से ईयर में करी थी हमने बिल्डिंग 120 में, तो ये आ गया 17640। टोटल कर लेंगे इसको, दिस इज माइनस फिगर है ये हमारी 5560, तो रिटेन अर्निंग क्या आ जाएंगी हमारी यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 5810, तो ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर रिटेन अर्निंग की। कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो सिर्फ कन्वर्ट करना है, इंडेक्स को याद रखना है, कौन सा इंडेक्स लगाना है, बेस ईयर परचेज ईयर वाला इंडेक्स लेना है, और करंट प्राइसेस पे देना है तो करंट ईयर का, थ्रू आउट जो ईयर होती है उनमें एवरेज यूज़ कर लेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें हमारा काम नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ कुछ और आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करिए सॉल्व करने की, कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।